गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल MCS इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया है। पिछली कक्षा हमारी हो चुकी है भारत के भूगोल पर। आज हमारी दूसरी कक्षा है। आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से भारत के भूगोल को समझने में आसानी हुई होगी पिछली कक्षा को देखने के बाद, और यही कुछ आपकी ऐसी ही कुछ आज की समझ बनेगी आज के वीडियो में भी। और आपको जो शेष आज का क्रम है, भारत की भूगर्भिक संरचना है, उसके बारे में आज की क्लासेस में हम लोग देखेंगे, आज की क्लास में देखेंगे। और ये जो क्लासेस आपकी कंटिन्यू होंगी, ये काफ़ी कुछ आपको इंडियन ज्योग्राफी में अगर बिल्कुल समझ नहीं है तो एक अच्छी समझ विकसित करने का कार्य करेगी। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट इसमें होने वाला है। और आपको एक समझ ऐसी विकसित होगी कि जो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन कुछ बना के घुमा के डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन भी आपको आज देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, अपना पूरा टाइम अपने समझ क्वेश्चन पे लगाते हैं और समझते हैं कि आज के प्रश्नों की श्रृंखला में क्या आज विशेष है। आइए स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है आपका मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूवैज्ञानिक समूहों के बनने का उनकी आयु के आधार पर सही अनुक्रम प्राचीनतम से प्रारंभ तक, यानी यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा काल पीरियड सबसे प्राचीन रहा है और कौन सा आधुनिकतम है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है कि भूवैज्ञानिक समूहों, यानी कि जो हमारी जो शैलें हैं, हमारी जो चट्टानें हैं, वो किस काल, इनका एक कालक्रम व्यवस्थित किया गया है। दोस्तों, उसी कालक्रम को आपको पहचानना होगा। जियोलॉजिकल सिस्टम जो हमारा है, भूगर्भिक स्थलाकृतियाँ हैं, उनका एक काल पीरियड है, एक समय चक्र है। उस समय चक्र के आधार पर पूरी भारत की जो संरचना है वो डेवलप हुई है। तो वो संरचना आपको बतानी है। जो मित्र हमारे पढ़े हैं वो जवाब दे, और जो नहीं पढ़े हैं वो ध्यानपूर्वक इस बात को सुने। पहले ऑप्शन में दे रहा है कि धारवाड़, अरावली, विंध्यन और कुड़प्पा, ये आपको दे रहा है। दूसरा कह रहा है अरावली, धारवाड़, कुड़प्पा और विंध्यन क्रम। तीसरे ऑप्शन में है आपका विंध्यन, धारवाड़, अरावली, कुड़प्पा। और चौथा है कुड़प्पा, विंध्यन, धारवाड़ और अरावली। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपने पढ़ा है, जवाब फट से आ जाना चाहिए दोस्तों। चलिए मैं अब जवाब देता हूं आपको कि जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है वो आपने सुन रखा होगा, अरावली पर्वत श्रेणी। तो अरावली पर्वत श्रेणी जो आपकी है, ये आपका कैम्ब्रियन यानी प्री कैम्ब्रियन युग की जो है एक संरचना ये रही है आपकी। ठीक है, तो सबसे प्राचीन आर्कियन काल आप कह सकते हैं इसको, या अरावली, यहाँ पे चूँकि आर्कियन शब्द यूज नहीं किया है तो अरावली यूज किया है। तो सबसे प्राचीन जो क्रम रहा है वो अरावली का रहा है। अरावली का हालांकि विकास जो है धारवाड़ क्रम में भी चला है, लेकिन आप इसको अरावली ही मानेंगे यहाँ पर सब क्वेश्चन के आधार पर। आर्कियन क्रम की चट्टानों का विकास जो हमारी अरावली पर्वत श्रेणी हुई है, मैं यही कहना चाह रहा था कि धारवाड़ क्रम में भी इसका विकास का क्रम जारी रहा था। ठीक है, तो कहीं कहीं अगर इस तरह से क्रम आता है तो आप उसको भी ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अरावली क्रम रहेगा, फिर इसके बाद आपका धारवाड़ क्रम था, फिर दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कुड़प्पा था, और चौथे नंबर पर आपका विंध्यन, और इसके बाद गोंडवाना क्रम आपका। ठीक है, कौन सा था? गोंडवाना क्रम। ये कुल 5 क्रम थे दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इन 5 कालक्रमों में जो सबसे आधुनिक है, झारखंड का जो क्षेत्र आपका पड़ता है, छोटा नागपुर पठार, जहाँ पे कोयला उत्पादन सबसे बड़े पैमाने पर होता है भारत में, वो आपका गोंडवाना क्रम के चरणों के अंतर्गत आता है आपको। तो ये 5 क्रम हैं और यहाँ पर 4 ही का जिक्र किया था। तो आंसर आपका समझ गए होंगे आप लोग कि दूसरा है। अरावली है, धारवाड़ है, कुड़प्पा है, विंध्यन है, फिर गोंडवाना क्रम है। दोस्तों, ये याद कर लीजिए, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो याद कर लेंगे। अरावली, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन और गोंडवाना क्रम, ये काल क्रम के आधार पर है। सबसे प्राचीन आपकी अरावली है, फिर इसके बाद धारवाड़ है, फिर इसके बाद कुड़प्पा है, देन इसके बाद विंध्यन है, और इसके बाद फिर आपका लास्ट में आता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित नीचे दिए गए कथनों में को ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर इसके बाद में क्या है, सही कथन का चयन कीजिए। देखिए लिख रहा है ना, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सही कथन का आपको चयन करना है, ये आपको देखना है। पहला कह रहा है भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है, क्या ये सही है या गलत, आप जवाब दीजिए। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ है, तो क्या ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है।
दोनों में से कौन से स्टेटमेंट या सभी स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, जवाब आपको देना है। चलिए मैं आंसर आपको दे रहा हूं। पहले प्रश्न में पहला ऑप्शन जो दे रहा है वो कह रहा है भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होकर के दक्षिण। भाई ये तो देखिए, भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से तो अलग हुई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये अलग होकर के दक्षिण की तरफ नहीं विस्थापित हुई थी बल्कि उत्तर की तरफ विस्थापित हुई थी। तो उत्तर या उत्तर पूर्व दिया रहेगा तो आप उसको जवाब सही करेंगे, उत्तर या उत्तर पूर्व है। तो उत्तर की तरफ विस्थापित हुई थी और जा करके क्या हुई थी, यूरेशियाई प्लेट से टकराई थी, ठीक है। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, हिमालय का उत्थान हुआ था। तो ये तो आपका गलत हो गया पहला। दूसरा कह रहा है भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड वाला जो ऑप्शन है दूसरे का वो सही हो जाएगा, बाकी पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अध्यायों के अनुसार भूकंप के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अध्ययनों के अनुसार भूकंप से संबंधित कौन सा कथन आपका गलत है, यानी कि जो अध्ययन किए गए हैं आधुनिक, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपको ये बताना है। पहला कह रहा है भारतीय प्लेट कम से कम 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से खिसक रहा है, पहला ये है। दूसरा कह रहा है यह उत्तर दिशा की ओर खिसक रहा है। तीसरा कह रहा है प्लेट की यह गति उत्तर से यूरेशियाई प्लेट के द्वारा लगातार अवरुद्ध हुई है और इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा का संचय हुआ है। और चौथा कह रहा है इस प्रकार उत्पन्न दबाव के कारण बंधन टूटते हैं और अचानक ऊर्जा मुक्त होने के कारण भूकंप आते हैं। तो ये 4 स्टेटमेंट दिया है मित्रों, इन 4 स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो देखिए इसमें से पहली चीज़ तो ये आप जान लीजिए कि इसमें कौन कौन से सही हैं, ये आप जान लीजिए। देखिए भारतीय प्लेट जो है एक कम से कम 1 सेंटीमीटर की गति से खिसक रही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। कम से कम की बात कहा है, वैसे 2 पॉइंट समथिंग के करीब में है तो वो आपका ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो दिया है तो माना जाएगा आपको। 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से खिसक रहा है, सही है। कह रहा है उत्तर दिशा में, अभी मैंने पिछले प्रश्न में जवाब दिया उत्तर की दिशा खिसक रही है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है ये उत्तर से यूरेशियाई प्लेट के द्वारा लगातार अवरुद्ध हुई है, यानी कि रोका गया है, सही कह रहा है ये भी स्टेटमेंट। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा संचय हुई है। निश्चित तौर से जब 2 प्लेटें टकराती हैं दोस्तों, विनाशात्मक प्लेट किनारों में क्या होता है कि एक प्लेट जो भारी प्लेट है और जो दूसरी प्लेट हल्की प्लेट से टकराती है तो भारी प्लेट अधोगमित हो जाती है, यानी नीचे की तरफ एंट्री कर जाती है, घुस जाती है। 2 प्लेटें जब आपस में होती हैं और जो भारी प्लेट है मान लो तो नीचे की तरफ गमन कर जाती है, तो यही जो नीचे की तरफ गमन कर जाती है प्लेट, तो इससे क्या होता है जब ये एथिनोस्फीयर मंडल वाले हिस्से में जाती है तो रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं इस चट्टान को पिघलाने लगते हैं, जिससे क्या होता है असीमित मात्रा में ऊर्जा का संचय नीचे हो जाता है। और जब नीचे ऊर्जा का संचय हो जाता है तो वही जो संचय ऊर्जा का होता है रेडियो एक्टिव तत्वों की जो प्रधानता की बनती है वहाँ पर, इसी से ही स्ट्रोक्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो मैग्मा बन जाता है नीचे जाने के बाद में और फिर वो फोर्स करने लगता है ऊपरी परपटी को, ठीक है, ठोकर करता है। और अगर दरारें कमज़ोर होती हैं तो तोड़ के ऊपर निकल जाता है। और जब दरारें हैवी होती, मतलब जो उस पर भारी वेटेड चट्टानें होती हैं, यानी कि चट्टान मोटी परत हो जाती है, तो फिर वो तोड़ नहीं पाता, तो टाइम टू टाइम मतलब जो है स्ट्रोक करता रहता है। जैसे हिमालय क्या हो, हिमालय के उत्थान के कारण से यहाँ पर बहुत ऊंची संरचना बन गई है, जिससे कि यहाँ की जो चट्टानें अधोगमित नीचे हुई है भारतीय जो प्लेट के चट्टान, क्योंकि भारतीय प्लेट जो है वो क्या है महाद्वीपीय महासागरीय दोनों व्यवहार की है, भारी प्लेट है ये अपेक्षितः यूरेशियाई प्लेट की, तो ये नीचे अधोगमित हो गई है। और इसके जो हिमालय के नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर ढेर सारी मात्रा में मैग्मा कलेक्ट हो गया है, यानी रेडियो एक्टिव तत्व बन गए हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो है अपार ऊर्जा जो मैंने कहा ना कि टकराने के कारण से जो अधोगमित हो गई उससे ऊर्जा का संचय हो गया है, जिससे समय पर स्ट्रोक देता रहता है। और आप देखते हैं आए दिन आप सुनते हैं नेपाल के क्षेत्रों में भूकंप आ गया, या आप जितने भी हिमालयी क्षेत्र हैं आप लॉन्च वगैरह देखते रहते हैं, टाइम टू टाइम पे हिमालय की तरफ आता रहता है, जिसमें बहुत सारे सैनिक या पर्वतारोही हमारे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या उनकी जान चली जाती है। तो वो क्या होता है, यही जो है स्ट्रोक्स जो ऊर्जा नीचे संचित हुई है उसके कारण से हुआ है ये, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है, ठीक है।
और अगला आपका है, ये तो सही स्टेटमेंट हो गया। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही अभी तक आए। इस प्रकार उत्पन्न दबाव के कारण बंधन टूटते हैं और अचानक ऊर्जा मुक्त होने के कारण भूकंप आते हैं। बिल्कुल सही कहा गया है। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। पूछा था गलत, तो कोई गलत नहीं है। ऑप्शन संयोग से दिया हुआ है, ऊपर तुमसे कोई नहीं, तो बिल्कुल यह कोई गलत नहीं, सभी सही हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भित पहलुओं को के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बात कह रहा है प्रायद्वीपीय पठार की, ध्यान से समझिएगा। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। यहाँ पे स्टेटमेंट सही बताना है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। पहला कह रहा है सामयिक पहलू यह है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कैम्ब्रियन काल से ही पृथ्वी की भूप्रकृति का महाद्वीपीय भाग रहा है। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है या आपका इसमें गलत है, ये आपको बताना है। तो निश्चित तौर से आप जवाब दे रहे होंगे। चलिए दूसरे पे आते हैं, तब तक आप प्रयास करिए। नदी संबद्ध पहलू यह है कि नदियों से संबंधित पहलू है ये प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, कि क्षेत्र में अधिकांश नदियों ने अपने अपर्दन का आधार तल प्राप्त कर लिया है। तो ये स्टेटमेंट क्या सही, यानी कि नदियाँ जो हैं दक्षिण भारत की यानी प्रायद्वीपीय पठार की, वो आधार तल को यानी बेस लेवल को प्राप्त कर चुकी हैं। ये आपको बताना है सही या गलत है। तीसरा कह रहा है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का अस्थायी जमाव है। तो ये आपको बताना है क्या ये सही है या गलत है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये सारे स्टेटमेंट अभी तक जो बताए गए हैं सभी कुछ सही हैं, क्योंकि ये कह रहा है प्रायद्वीपीय क्षेत्र कैम्ब्रियन काल के ही पृथ्वी की भूप्रकृति पर महाद्वीपीय भाग रहा है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है नदी संबद्ध पहलू यह है कि क्षेत्र की अधिकांश नदियां अपने आधार तल को प्राप्त कर गई, बिल्कुल बेस लेवल को प्राप्त कर चुकी हैं। कटान इसी नाते नहीं कर पाती हैं दक्षिण भारत की नदियां, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है ये भी आपका बिल्कुल सही है कि प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का अस्थायी जमाव है, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सभी स्टेटमेंट सही हैं। पूछा है सही, तो सभी स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर 1 में दे रहा है, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि आपको बताना है हिमालय से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है उत्तर में यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि के अभिसरण के क्रम में टेथिस जियोसिंक्लाइन, ठीक है, टेथिस जियोसिंक्लाइन के अवसादों में मोड़ उत्पन्न हुआ है और इस प्रकार हिमालय का उत्थान हुआ है। ये स्टेटमेंट पहला दे रहा है आपको। दूसरा कह रहा है सिंध सांगपो स्यूचर, ठीक है, सिंध सांगपो स्यूचर जोन भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के बीच की सीमा है। तीसरा कह रहा है, जवाब देते चलिएगा आप लोग, तिब्बत पठार का उभार सिंध सांगपो स्यूचर जोन के परपटी के अधः क्षेपण के कारण हुआ है। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है म्यांमार चाप के अंदर भारतीय प्लेट के ढकेले जाने के कारण भारत म्यांमार सीमा क्षेत्र में के पर्वतों का उद्भव हुआ है। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपको बताने हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो स्टेटमेंट कह रहा है पहले स्टेटमेंट कह रहा है उत्तर में यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि के अभिसरण के क्रम में टेथिस जियोसिंक्लाइन के अवसादों के मोड़ द्वारा उत्पन्न हुआ है, इस प्रकार हिमालय का उद्भव हुआ है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। दूसरा कह रहा है सिंधु सांगपो स्यूचर जोन भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट को अलग करते हैं, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है ये भी। तीसरा कह रहा है तिब्बत पठार का उभार सिंध सांगपो स्यूचर जोन के परपटी के अधोक्षेपण से हुआ। जी हाँ, तिब्बत का पठार जो उठा हुआ है वो इसी जो सिंध और सांगपो जो नदी है यानी ब्रह्मपुत्र नदी जिसे कह सकते हैं आप, सांगपो कल्चर जोन से परपटी के अधोक्षेपण के कारण उत्पन्न हुआ है, बिल्कुल सही कह रहा है। चौथा स्टेटमेंट भी देखिए क्या कह रहा है, म्यांमार चाप यानी म्यांमार की जो सीमा है के अंदर भारतीय प्लेट के ढकेले जाने के कारण भारत म्यांमार सीमा के पर्वतों का उद्भव हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। यानी इस तरह से आपके चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा 4 नंबर है वो सभी सही हो जा रहे हैं इसमें। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला कह रहा है धारवाड़ क्रम, फिर कह रहा है कुड़प्पा क्रम, और फिर क्या है विंध्यन क्रम,
अच्छा, ये बातें बतानी है यहाँ पर। देखिए प्रश्न चूंकि बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बताना ये है कि कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी धारवाड़ क्रम में जो सामने बातें लिखी गई हैं क्या ये सत्य हैं, फिर कुड़प्पा क्रम में जो बातें लिखी गई हैं क्या वो सही हैं, विंध्यन क्रम के सामने जो लिखी गई क्या वो बातें सही हैं, या गोंडवाना के सामने लिखी गई बातें सही हैं, और किससे रिलेटेड कौन सी बात। यानी ये स्टेटमेंट जैसे मान लो गोंडवाना के सामने जो लिखा है, कोई ज़रूरी है कि ये हो सकता है विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में लिखा हो, तो वही कोट आपको मिलाना है। बात आप समझ गए होंगे भली भांति। आइए प्रश्न पे आते हैं हम लोग। पहला क्या कह रहा है, मैं थोड़ा इसको छोटा कर दे रहा हूँ तो थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी। कह रहा है धारवाड़ क्रम के बारे में, तो क्या ये स्टेटमेंट धारवाड़ का सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये आपको बताना है। कह रहा है धारवाड़ क्रम के बारे में कह रहा है कि रूपांतरित अवसादी चट्टानों की प्रथम संरचना चित्तौड़ से सासाराम तक बड़ी मात्रा में अवसादों के जमाव का विस्तार पन्ना और गोलकुंडा हीरे के लिए प्रसिद्ध लाल बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। तो ये क्या धारवाड़ क्रम के बारे में कह रहा है, क्या धारवाड़ क्रम का स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है। दूसरा कह रहा है कुड़प्पा क्रम के बारे में, फिर कह रहा है मैसूर जो एक कल्प का कार्बोनिफेरस काल बृहद कोयला क्षेत्र जैसे रानीगंज, झरिया और कर्णपुरा, बोकारो, ये क्षेत्र है क्या कुड़प्पा वाला है क्या ये क्षेत्र। और तीसरा कह रहा है विंध्यन अरावली कर्नाटक, तमिलनाडु, छोटा नागपुर पठार, पठार दिल्ली व हिमालय क्षेत्र कोलार की खाने इस प्रणाली के अंग हैं। और चौथा कह रहा है गोंडवाना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और निम्न हिमालय क्षेत्र लौह के निम्न कोटि के अयस्क एवं खनिज पाए जाते हैं। तो आपको अब इस आधार पर देख के जवाब फटाफट देना होगा दोस्तों। तो चलिए जवाब ढूंढते हैं इसमें से। देखिए पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये जो अरावली है कर्नाटक, तमिलनाडु, छोटा नागपुर पठार, दिल्ली और हिमाचल की कोलार की खाने जो हैं ये सब आपकी किसकी हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टान के बारे में स्टेटमेंट सही है। ये है किसके बारे में, धारवाड़ के बारे में बात कह रहा है। तो यहाँ नंबरिंग मैं कर दे रहा हूँ इसकी। तो नंबरिंग ये मान लीजिए कि आपका ये क्रम देखिए इसमें से दोनों का क्रम अलग अलग होना चाहिए था दोस्तों। यहाँ पर नंबरिंग का क्रम देखिए इसमें गलत थोड़ा सा हो गया है। यहाँ पर नंबरिंग का क्रम जैसे इसमें ऊपर का जो तीनों होता है यहाँ पर सी होना चाहिए, यहाँ पर डी होना चाहिए, और यहाँ पर नंबरिंग तीसरा होना चाहिए, यहाँ चौथा होना चाहिए। आप समझ रहे होंगे, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर होना चाहिए था नंबरिंग में ऐसे मान लीजिए ए और ये पहला हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो कौन किससे मेल खा रहा है आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो ए धारवाड़ क्रम में ए वाले के साथ कौन सा मेल खाएगा, तीसरा वाला मेल खाएगा। समझ गए, ए के साथ तीसरा मेल खा जाएगा, ए के साथ तीसरा मेल, सॉरी ये बी आपको लग रहा होगा, मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, सॉरी ए के साथ जो हो जाएगा वो तीसरा मेल खाएगा, ठीक है। यानी ए के साथ सुटेबल पड़ रहा है तीसरा, ठीक, ए के साथ तीसरा हो जाएगा। और दूसरा जो कह रहा है आपका जो स्टेटमेंट वो कह रहा है कुड़प्पा के बारे में। तो कुड़प्पा के बारे में क्या बातें सही हैं, कुड़प्पा क्रम में क्या हुआ था, तो देखिए कुड़प्पा में मैसूर वगैरह वाली की बात तो है नहीं। यहाँ पर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और निम्न हिमालय क्षेत्र में लौह निम्न कोटि के अयस्क पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में जो बातें बताई गई हैं ये सब किसके बारे में, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बारे में है, ठीक। तो ये चीज़ हो गई आपकी। अब बचता है आपका शेष दो, विंध्यन क्रम और जो है विंध्यन और गोंडवाना क्रम के बारे में। तो विंध्यन के बारे में अगर आप देखेंगे तो विंध्यन का आपका स्टेटमेंट है रूपांतरित अवसादी चट्टानों के प्रथम संस्तर चित्तौड़ से सासाराम यानी बिहार तक का जो हिस्सा आपका आ रहा है तक बड़ी मात्रा में अवसादों के जमाव का विस्तार पन्ना और गोलकुंडा हीरे के लिए प्रसिद्ध लाल बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। ये सब बातें कही जा रही है विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में। और आपका शेष लास्ट बचता है गोंडवाना क्रम। तो इसका तो कोई अब जो भी ऑप्शन बचता है वही हो जाएगा। तो ये आपका मैसूर से लेकर एक कल्प एवं कार्बोनिफेरस काल बृहद कोयले क्षेत्र की रानीगंज, झरिया, कर्णपुर, बोकारो, ये सब जो क्षेत्र आपका आ रहा है ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। और इसका जो आंसर आपका हो जाएगा तो इसी आधार पे हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा, ठीक है, ए का तीसरा आपका बनेगा, सॉरी यहाँ पे 3 है, ए का तीसरा आपका बनेगा
और बी के साथ में आपका 4 वाला ऑप्शन चला जाएगा, सी के साथ 1 वाला ऑप्शन जाएगा और डी के साथ आपका 2 वाला ऑप्शन जाएगा। तो इस तरह से 3 4 1 2 का जो ऑप्शन बनेगा, 3 4 1 2 का ऑप्शन जो बनेगा वही होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। चलिए थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, क्वेश्चन बड़ा था, आईएएस लेवल का क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन इस तरह से, तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो ये जवाब आपको देना है, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। कह रहा है आर्कियन समूह की चट्टानें, फिर कह रहा है धारवाड़ समूह की चट्टानें, फिर कह रहा है कुड़प्पा समूह की चट्टानें, फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किस क्रम में पेनगंगा और गोदावरी की घाटियों में कौन सी चट्टानें पाई जा सकती हैं? आप जवाब दे सकते हैं इसका। तो ये जानिए गोदावरी नदी बहती कहाँ है, ये क्षेत्र अगर आप देख लेते हैं तो आप देखेंगे महाराष्ट्र से होते हुए जो है गोदावरी नदी आपकी है, ये बहते हुए जाती है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश वगैरह के क्षेत्रों में। तो ये है किस क्षेत्र की नदी, और वहाँ पर कौन सी चट्टानों का विस्तार है दोस्तों? तो वहाँ पर कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार है, तो कुड़प्पा समूह की चट्टानें वहाँ पाई जाएंगी। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा आपका। चलिए कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। क्या ये सही स्टेटमेंट है? बताना है आपको कि इसमें से कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। तो भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना समूह का एक हिस्सा था, पहला है। दूसरा कह रहा है हिमालय का निर्माण पूर्ववर्ती तटीय सागर की अभिनति में हुआ है। तो स्टेटमेंट दोनों में से बताइए कौन से सही हैं, क्या दोनों सही हैं या गलत है, मतलब जो भी आपको बताना हो आप बता सकते हैं। चलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ये आपके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं कि गोंडवाना भूमि का ही एक हिस्सा था भारतीय प्रायद्वीप, ये आप जानते हैं। हिमालय का निर्माण पूर्ववर्ती तटीय सागर की अभिनति से हुआ है, बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट आपके जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका आंसर दोनों सही का जाता है, 3 ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या यह सिद्ध करता है कि हिमालय अभी भी उत्थान की स्थिति में है? यानी कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से कौन से तथ्य दे रहा है इसमें नीचे कि कौन से तथ्य सिद्ध करते हैं कि अभी भी हिमालय का उत्थान हो रहा है? तो आप देखिए इसमें पहला कह रहा है जीवाश्म निर्माण, दूसरा कह रहा है भूकंप, तीसरा कह रहा है हिमालयी नदियाँ, और चौथा कह रहा है सूखी झीलें। तो कौन बताता है कि हिमालय का उत्थान अभी भी हो रहा है? इसमें से आपको जवाब देना होगा दोस्तों। चलिए तो देखिए भूकंप है, ये तो बिल्कुल सही है, आप समझ रहे होंगे। और हिमालयी नदियाँ ये भी बता रही हैं, जैसे पूर्ववर्ती नदियाँ जो हैं ये भी बताती हैं आपकी हिमालयी नदियाँ कि हिमालय का उत्थान हो रहा है। फिर सूखी झीलें भी कह रहा है, तो आप थोड़ा डाउट हो रहा होगा सूखी झीलें साहब कहाँ से आ गई? सूखी झीलें हैं जिसमें भी अब लद्दाख वाले हिस्से में चले जाएंगे, तिब्बत वाले हिस्से में, तो तिब्बत वाला हिस्सा जो है वो काफ़ी ऊंचा है, सी लेवल से काफ़ी ऊंचा है। ठीक है, तो यहाँ पर सूखी झीलें पाई जाती हैं। वहाँ पर जो तिब्बत की झीलें, वहाँ से उनके नीचे जो वाटर लेवल है वो लगभग 60 से 100 मीटर नीचे है। ठीक है, मतलब वाटर लेवल से 60 से 100 मीटर वो झीलें ऊपर हैं। ठीक है, वो झीलें ऊपर है, तो यानी कि वो झीलें सूख चुकी हैं। ठीक है, और कभी ये जो है हिस्सा हुआ करता था वो हिमालय के निचले हिस्से के बराबर का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियों के बराबर का हिस्सा हुआ करता था, जो शिवालिक आपके हिमालय है उसके बराबर का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन अभी क्या है कि उत्तान के कारण से वो ऊपर चला गया है। तो इस तरह से आपका ये भी जवाब तीनों सही हो गया। अब आपको सवाल आ जाता है कि जीवाश्म को लेकर के कि क्या ये स्थिति किस तरह से बनती है? तो ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि ये भी जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया जो है ये भी आपकी बिल्कुल सही है, और ये शिवालिक में मिलती है आपको हिमालय। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि सभी यहाँ पे चारों स्टेटमेंट आपके सही यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक, तो इसमें से सभी स्टेटमेंट सही हैं, चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन सा भारत का 90% से अधिक वाला प्रदान करता है? भारत का 90% से अधिक वाला प्रदान करता है? अधिक वाला नहीं बेटा, कोयला होना चाहिए यहाँ पे, तो गलत है यहाँ पर सॉरी। इसमें से प्रश्न आप देखेंगे तो कौन सा क्रम पूछ रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा 90% से अधिक कोयला है यहाँ पे, कोयला। ठीक है, कोयला प्रदान करता है। तो चलिए जवाब दीजिए फटाफट, कौन सी क्रम की चट्टान है जो कोयला 90% ज़्यादा प्रदान कराता है? विंध्याचल क्रम है, विंध्यन क्रम है, धारवाड़ क्रम है, गोंडवाना क्रम है, टर्शियरी क्रम है। तो जल्दी से जवाब आपका आ चुका होगा।
गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, कोयले के उत्पादन के लिए गोंडवाना क्रम की चट्टानें, छोटा नागपुर पठार के बारे में कई बार चर्चा अभी मैंने आज की क्लास में की है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, यानी कि इसमें सबसे आधुनिक कौन है। अभी मैंने आपको पूरे क्रम के बारे में बताया था, तो आपको बताना होगा कि आधुनिकतम भारत में कौन है। करा विंध्यन है, कुड़प्पा है, गोंडवाना है, धारवाड़ है, तो बताइए कौन सा है। तो सबसे पहले मैंने बताया था धारवाड़, ठीक है, फिर मैंने बताया था क्या, कुड़प्पा, फिर मैंने बताया था आपको विंध्यन, फिर बताया था मैंने आपको गोंडवाना। तो सबसे नई कौन सी है, गोंडवाना क्रम की चट्टान है। क्लियर, चलिए, तो ये भी आपका जवाब बिल्कुल सटीक हो गया। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं, 12 नंबर प्रश्न पे। भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, ये आपको बताना है। किसके बारे में बताना है, हमेशा बारीकी से प्रश्न को पढ़िएगा, जिससे कि कहीं से भी कोई डरने की ज़रूरत आपको ना पड़े किसी प्रश्न को लेकर के। चलिए, क्या करना है आपको, कह रहा है पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय यानी कि जो पश्चिमी घाट है उसके तट के मैदानों के बारे में कह रहा है, कौन से कथन सही हैं ये बताना है। पहला कह रहा है यह एक संकीर्ण पट्टी है, तो कोई डाउट है क्या आपको, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, एक संकीर्ण पट्टी है मित्रों। दूसरा कह रहा है यह निम्न तटीय मैदान का एक उदाहरण है। चलिए जवाब दीजिएगा, अभी मैं जवाब नहीं दूंगा, बताइए सही है कि गलत है। तीसरा कह रहा है यह पत्तनों के विकास के लिए प्राकृतिक दशाएं प्रदान करता है, तो बताइए मुंबई कैसा पत्तन है दोस्तों, चेन्नई कैसा पत्तन है, क्या ये प्राकृतिक पत्तन है कि नहीं है। चलिए, तो इससे आपको जवाब मिल जाएगा अभी। और चौथा कह रहा है इनमें से सुविकसित डेल्टा है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपको बताना है कि सही है और कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। तो पहली बात जान लीजिए कि पश्चिम की तरफ की कोई नदी ऐसा नहीं है जो डेल्टा का निर्माण करती हो, सब एस्चुरी का निर्माण करती हैं, चूँकि ढाल बहुत खड़ा होने के कारण से एस्चुरी बनाती हैं, ये गलत है आपका। बाकी सभी स्टेटमेंट सही है मित्रों। संकीर्ण पट्टी है, ये भी सही है। निम्न तटीय मैदान का एक उदाहरण है, यह भी बिल्कुल सही जवाब आपका है। और यह पत्तनों के विकास के लिए प्राकृतिक दशाएं प्रदान करता है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट, पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, चौथा गलत है। तो बताना था कौन सा सही है, तो बिल्कुल पहला हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरे का ऑप्शन जो राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में पर्वतों के अवस्थापन पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। ठीक है, पर्वतों का अवस्थापन पर विचार करना है और बताना है आपको, यानी कि स्थिति, अवस्थापन का मतलब स्थिति पर विचार करना है। देखिए शब्द कुछ कठिन कठिन यहाँ यूज किए गए हैं, इससे मतलब है कि प्रश्न एग्जाम में अगर ऐसे पूछते हैं तो आप इसकी बताने की स्थिति में आ जाएं, वरना आप समझ ही नहीं पाएंगे अवस्थापन क्या कह रहा है यहाँ पे। तो भारत के पर्वतों के अवस्थापन पर विचार करना है आपको, निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर की तरफ, यानी यहाँ से यहाँ ऐसे दक्षिण से उत्तर की तरफ आपको बताना है कौन सी चट्टानें पड़ेंगी। पहला कह रहा है दोद्दा बेट्टा पहाड़ी, फिर कह रहा है कैलाश, धौलाधर और विंध्याचल, तो क्या ये सही है। दूसरा देखिए, दोद्दा बेट्टा, विंध्याचल, धौलागिरी, कैलाश पर्वत, ये दे रहा है। तीसरा कह रहा है धौलाधर, कैलाश, और फिर आपको बताना है इसमें, देखिए अनुक्रम को उत्तर से दक्षिण की तरफ कह रहा है, हाँ ठीक है, दोद्दा बेट्टा, विंध्याचल, और चौथा कह रहा है कि धौलाधर, विंध्याचल और दोद्दा बेट्टा आपका है, फिर कैलाश कह रहा है। तो निश्चित तौर से आप जान लीजिए दक्षिण से कह रहा है, तो यहाँ पर ये जो आपका धौलाधर और धौलागिरी जो पर्वत दे रहा है ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, तो दो ऑप्शन तो बिल्कुल आपके कट गए। अब बचता है आपका दोद्दा बेट्टा, तो दोद्दा बेट्टा दक्षिण में सबसे पड़ता है, ये आप जानते ही हैं दोस्तों, दोद्दा बेट्टा सबसे ज़्यादा दक्षिण में पड़ता है। ये आपका नीलगिरी पहाड़ी जो आपकी है, कहाँ की, नीलगिरी पहाड़ी का हिस्सा है। ठीक है, और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, ये तो आपको मालूम ही होगा, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेट्टा। कितनी ऊंचाई है इसकी दोस्तों, तो 2633 मीटर है। जिनको नहीं पता वो नोट कर लें यहीं पे दोस्तों, ये क्या है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेट्टा, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 2633 मीटर है, और ये तमिलनाडु के ऊटी के पास जो है इसकी लोकेशन है। ठीक है, ये बात जान लीजिए। चलिए अगला, तो दोद्दा बेट्टा हो गया आपका, तो ये आपका सबसे दक्षिण वाला हिस्सा हो गया। इसके बाद अगर आता है क्या, कैलाश होगा कि विंध्याचल होगा, तो स्वाभाविक है कैलाश पर्वत का नाम सुना, ये हिमालय का हिस्सा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो विंध्याचल हो जाएगा, फिर इसके बाद धौलाधर होगा, फिर इसके बाद कैलाश सीढ़ी होगी। बी ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाएगा इस आधार पर दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है टोंगुप दर्रा
टोंगुप दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत को किस टोंगुप दर्रा जो है भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? ये किसके साथ जोड़ता है भारत को? ठीक है, कौन सा दर्रा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें इसको, टोंगुप दर्रा। तो कह रहा है टोंगुप दर्रा अफगानिस्तान को भारत से जोड़ता है, दूसरा कह रहा है चीन को भारत से जोड़ता है, तीसरा कह रहा है म्यांमार को भारत से जोड़ता है और चौथा कह रहा है पाकिस्तान को भारत से जोड़ता है। जवाब फटाफट आ जाना चाहिए दोस्तों। तो जान लीजिए कि आपको टोंगुप दर्रा जो है, टोंगुप दर्रा ये म्यांमार को भारत से जोड़ने का कार्य करता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, कथन है, दो तरह के स्टेटमेंट दे रहा है और कथन कारण के रूप में यहाँ पर नंबरिंग कर दी गई है। कथन कारण होना चाहिए यहाँ पर, दोनों कथन यहाँ पर नंबरिंग का जो सीक्वेंस में है कोई दिक्कत नहीं, कथन कारण पे नहीं है। कथन दो स्टेटमेंट दे रहा है, यानी दो कथन दिए गए हैं, तो नंबरिंग भी कर सकते हैं या कथन भी लिख सकते हैं आप। तो बताना इसमें से क्या आपको है कि कौन से कथन, क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं या कोई एक सही एक गलत और स्पष्टीकरण कर रहा है कि नहीं। आप समझ गए होंगे प्रश्न को। चलिए अब आइए बताइए, जवाब हमको दीजिए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में शीतकाल में बहुत अधिक हिमपात होता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है शीतकाल में कुल्लू घाटी में पश्चिमी विक्षोभ की आर्द्रता धारी पवन आती है। तो स्टेटमेंट बताइए, जवाब फटाफट आ जाना चाहिए। पहला कह रहा है हिमाचल प्रदेश का कुल्लू घाटी शीतकाल में बहुत अधिक हिमपात होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऐसा होता है। क्यों होता है, उसके पीछे का कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण से। देखिए पश्चिमी विक्षोभ जो है, जो कि भूमध्य सागर की तरफ से उठता हुआ आता है और भारत की तरफ जब पहुंचता है तो तिब्बत का पठार और हिमालय की ऊंचाई होने के कारण से दो शाखाओं में बढ़ जाता है। एक शाखा जो है चीन की तरफ चली जाती है, दूसरी शाखा भारत की तरफ चली जाती है। तो भारत की तरफ जब आती है तो हिमालय की चोटियों का अनुसरण करते हुए, यानी हिमालय का ढाल का अनुसरण करते हुए भारत के मैदानी हिस्सों में पर्वतीय राज्यों से होते हुए हिमालय राज्यों में, मतलब जो है मैदानी राज्यों में प्रवेश कर जाती है। और इसका तो व्यवहार क्या होता है, जब ये आती है तो ये हिमालयी जितने भी राज्य हैं, जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ पर बहुत अच्छी खासी हिमपात करा देती है ठंडक के मौसम में। और मैदानी क्षेत्रों में जब आती है तो ये हिमपात की जगह पर यहाँ पर वर्षा कराने लगती है। पहाड़ी हिस्सों में हिमपात हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कुल्लू घाटी में जो हिमपात हो जाता है। और मैदानी हिस्सों में क्या होती है, बूंदों के रूप में, यानी कि बर्फबारी करती है, चाहे पथरीले पत्थर वगैरह भी गिरते हैं और पानी भी बरसता है, यानी कि वर्षा कराती है। मैदानी क्षेत्रों में वर्षा कराती है और पर्वतीय क्षेत्रों में क्या हिमपात कराता है। तो ये सही स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है शीतकाल में कुल्लू घाटी में पश्चिमी विक्षोभ से आर्द्रताधारी पवनें आती हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों। तो इस आधार पर आपका क्या हो जाएगा, कथन भी सही है और कथन कारण की पुष्टि भी कर रहा है। तो यानी ऑप्शन ए जो हो जाता नंबर 1 का, ये सही आपका स्टेटमेंट यही दे रहा है। कथन, दोनों कथन सत्य हैं। कथन 1, कथन 2, कथन 1 का स्पष्टीकरण है। बिल्कुल करेक्ट आपका यही जवाब होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित पहाड़ियों वाला वैलीकोंडा समूह किस संरचनात्मक हिस्सा है? किस संरचनात्मक हिस्सा है? किसका संरचनात्मक हिस्सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। किसके बारे में पूछा है? वैलीकोंडा समूह के बारे में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वैलीकोंडा, आपने पश्चिमी घाट पूर्वी घाट अगर अच्छी तरीके से वीडियो देखा होगा दोस्तों, तो आप जवाब देने की पूरी स्थिति में होंगे। पहला कह रहा है नीलगिरी पहाड़ी का, दूसरा कह रहा है पश्चिमी घाट का, तीसरा कह रहा है पूर्वी घाट का, चौथा कह रहा है कार्डमम और इलायची की पहाड़ियों का। तो जान लीजिए किसका हिस्सा ये बन रहा है दोस्तों, ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। ठीक है, पूर्वी घाट का हिस्सा पड़ता है ये। जो आपका वैलीकोंडा पर्वत श्रेणी है पूर्वी घाट के मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, पूर्वी घाट के मध्य वाले भाग में, पूर्वी घाट के मध्य वाले भाग में स्थित है वैलीकोंडा पहाड़ी। और ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश आप देख रहे हैं ऊपर के हिस्से, मध्यवर्ती हिस्से में पड़ेगा। कृष्णा नदी बेसिन के जो दक्षिण वाला हिस्सा पड़ता है आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी जो आपकी है, कृष्णा, इसके दक्षिण में जो है ये आपका कृष्णा नदी के बेसिन के दक्षिण में, दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में जो रायलसीमा का पठार में ये विस्तृत आपका गोलकुंडा श्रेणी आपकी मिलती है। ठीक है, सॉरी वैलीकोंडा श्रेणी आपको मिलती है वहाँ पर। ओके, चलिए दोस्तों, तो ये आपका जवाब हो गया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे बात को।
प्रश्न क्या पूछ रहा था, यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित में नहीं होती तो, क्या कह रहा है, यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो, ये शब्द यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों, श्रृंखला अस्तित्व में, यहाँ पर शब्द आपको यूज करना चाहिए था अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व में नहीं होती तो निम्नलिखित में से क्या हुआ होता। अगर ये हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो क्या हो गया होता भाई, ये आपको बताना है। चलिए, तो क्या हो जाता, पहला कह रहा है सर्दियों के महीनों में मानसून से वर्षा होती, ये आपको कह रहा है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है तटीय भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु होती। तीसरा कह रहा है सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते। और चौथा कह रहा है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में आर्द्र स्थिति होती, उत्तर पश्चिम भाग में आर्द्र स्थिति होती। ये आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहली बात तो आप जान लीजिए दोस्तों, सर्दियों के महीने में मानसून से वर्षा होती, ये बिल्कुल सही है। सर्दियों के मौसम में मानसून से जो वर्षा होती तो क्या हुआ होता, ये एक एग्जैक्टली बात है। तो सर्दियों के मौसम में मानसून से वर्षा कैसे हो जाती है, ऐसा तो कुछ विशेष स्थिति नहीं बन रही है, बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत स्टेटमेंट आपका दे रहा है। इसमें पूछा क्या है, नहीं होती तो क्या हुआ होता है, यानी कि क्या स्थिति बनती, तो ये स्थिति नहीं बन पाती। फिर कह रहा है तटीय भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु होती, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं खास ऐसा कुछ हो रहा है कि जिससे कि ये स्पष्ट हो जाए। सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते। और चौथा कह रहा है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में आर्द्र स्थिति होती। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता कि अगर हिमालय ना होता तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं जो हैं भारत में अंदर तक घुस आती, और उत्तरी मैदान जो होता है, चूँकि इसका अक्षांश जो आपका है वो आपका भारत का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक का है आपका, तो वो हिस्सा ठंडा होता दोस्तों, और साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं प्रवेश कर जाती। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट जाएगा आपका। चलिए, बाकी जो है नहीं हो पाएगा और स्थिति नहीं बनेगी। कह रहा है कि सुमेलित करना है आपको सूची 1 को सूची 2 से। यहाँ पर दोस्तों दर्रे दिए गए हैं, फिर स्टेट आपको बताना है कि कौन सा दर्रा किस स्टेट में पड़ता है। चलिए, तो जोजिला दर्रा पहला कह रहा है, फिर सिपकीला कह रहा है, लिपुलेख कह रहा है, नाथुला कह रहा है। तो आपको इसको मिलाना होगा कि कौन सा दर्रा कहाँ पर पड़ता है। तो कुछ तो आप जानते ही होंगे, जो जानते हैं दोस्तों वो फटाफट मिला कर जवाब दें, जो नहीं जानते हैं वो ध्यान से देखें। जोजिला दर्रा जो आपका पड़ता है वो आपका पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर राज्य में पड़ता है, सॉरी दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर नहीं दिया है, लद्दाख दिया है, तो ये सही हो जाएगा आपका। ये करता क्या है, जोजिला दर्रा जो है कारगिल एवं लेह को जोड़ता है। क्या करता है, कारगिल और लेह को जोड़ने का कार्य करता है, कारगिल और लेह को जोड़ने का कार्य करता है, लेह, ठीक है, कारगिल और लेह को जोड़ता है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर सही है आपका। फिर आपका कह रहा है सिपकीला दर्रा जो है, सिपकीला दर्रा आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। ये कहाँ किसको जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है, तिब्बत को जोड़ता है कौन सा, सिपकीला दर्रा। क्लियर। चलिए, इसके बाद कह रहा है लिपुलेख दर्रा कह रहा है। लिपुलेख दर्रा जो आपका है उत्तराखंड को नेपाल की सीमा के निकट जो ये स्थित पड़ता है आपका लिपुलेख दर्रा, और यह भी तिब्बत को जोड़ने का ही कार्य करता है। कौन करता है, उत्तराखंड में स्थित है ये, और किसको जोड़ने का कार्य करता है, तिब्बत को जोड़ने का करता है, तिब्बत को जोड़ने का कार्य करता है। ये हो गया। और नाथुला तो आपको पता है कि सिक्किम बचा भी ऑप्शन में यही, और बाकी लोग जानते भी होंगे, नाथुला जो है सिक्किम में पड़ता है ये, ठीक है, और ये भी तिब्बत को ही जोड़ने का कार्य करता है। किसको, तिब्बत को जोड़ने का कार्य करता है नाथुला दर्रा, भारत के सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपका जवाब फटाफट हो जाना चाहिए। नंबरिंग में यहाँ पे दिया है, तो नंबरिंग में जैसे मान लो यहाँ पर नंबरिंग आपने किया है, और जो भी नंबरिंग का आपका सीक्वेंस बनेगा तो ऐसे बना लीजिएगा ABCD, ठीक है, 1 2 3 4। तो अब किस में से कैसे बन जाएगा, तो जोजिला का जो बना है मैंने कहा तीसरे नंबर पे हो जाएगा। तो जोजिला का तीसरे नंबर पे ऑप्शन देखिए, ये तीसरे वाले में दे रहा है, ये तीसरा हो गया, ठीक है। फिर सिपकीले के बारे में मैंने अभी क्या बताया आपको
ये सिपकिला जो दर्रा आपका पड़ रहा है वो पड़ रहा है हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है, तो हिमाचल प्रदेश यानी पहला हो जाएगा, तो तीसरा पहला हो गया। फिर लिपुलेख के बारे में बताया, उत्तराखंड हो जा रहा है आपका, और नाथुला सिक्किम, यानी कि ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में स्टेटमेंट कौन सा सही है ये बताना है आपको। चलिए फटाफट देखिए, बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है ये भी, आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब से प्रश्न जरूर से जरूर आएंगे दोस्तों, तो आप लोग बहुत केयरफुल तरीके से अगर समझे रहेंगे तो आसानी होगी आपको प्रश्न को के जवाब को देने में। चलिए पहला कह रहा है, दक्कन के पठार क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, तो ये बताना है दक्कन का पठार क्या जो है उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार इसका होता है, ये जवाब आपको देना है। अगर आपने पठार को अच्छे से देखा है दक्कन के पठार को, तो निश्चित तौर से जवाब देने की स्थिति में होंगे। इसी नाते कहा जाता है ज्योग्राफी अगर पढ़िए तो बिना मैप के बिल्कुल ना पढ़िए। ज्योग्राफी अगर मैप आप देखे होंगे तो जरूर ये सवाल आपको बिना पढ़े ही केवल आप पठार पढ़ने के आधार पर जवाब दे सकते हैं इसको। दूसरा है दोस्तों, मालवा के पठार विंध्यान के कगारों नहीं कगारों होगा दोस्तों, कगारों, विंध्यन के कगारों से ऊंचे हैं, विंध्यन के कगारों से ऊंचे हैं, जो पठार का पूर्वी पार्श्व भाग बनाते हैं, पठार का पूर्वी पार्श्व भाग बनाते हैं। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही स्टेटमेंट आपको बताना है, और कूट में भी बताना है आपको, नीचे देखिए लिखा हुआ है तो कूट में है आपको। पश्चिमी सतपुड़ा नर्मदा और ताप्ती नदियों को पृथक करते हैं, पश्चिमी सतपुड़ा नर्मदा एवं ताप्ती नदियों को पृथक करता है, ये भी आपको क्या स्टेटमेंट सही है। चौथा कह रहा है, छोटा नागपुर पठार महाकाल पर पठार आदि महाकल्प होना चाहिए दोस्तों, आद्य महाकल्पी गलत लिखा है, आदि नहीं आद्य ऐसे होना चाहिए, पूरा ये गलत है। तो छोटा नागपुर पठार आद्य महाकल्प ग्रेनाइट और नीचे चट्टानों से प्रकृतिस्थ है। हाँ, प्रकृतिस्थ शब्द सही है आपका। तो ये कह रहा है कि छोटा नागपुर पठार आद्य, यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों आद्य, ठीक है, आद्य महाकल्पी आद्य महाकल्पी ग्रेनाइट और नीस होना चाहिए दोस्तों, नीचे लिखा हुआ नीस, यहाँ पर नीस होगा, सॉरी नीस, ये हो जाएगा आपका नीस, ठीक है, यहाँ पर नीस, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नीस। तो ग्रेनाइट और नीस से बनी हुई है छोटा नागपुर पठार ने, ये आपका स्टेटमेंट दे रहा है। तो यहाँ पर आपको जवाब देना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो देखिए आपका दक्कन के पठार, मैं बता दे रहा हूँ फटाफट जवाब आपको, दक्कन के पठार क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहाँ पर है। दूसरा जो कह रहा है यहाँ पर आपको कि मालवा के पठार विंध्यन के कगारों से ऊंचे हैं, मालवा के पठार विंध्यन के कगारों से ऊंचे हैं, जो पठार पर पूर्वी पार्श्व भाग बनाते हैं। तो देखिए ये पूर्वी पार्श्व तो भाग नहीं बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये बनाएंगे क्या, उत्तरी या पश्चिमी पार्श्व भाग कहता तो बन सकता था आपका, उत्तर पश्चिमी हिस्से को लेकर के कहता, ये पूर्वी तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि मालवा का पठार यहाँ पड़ता है तिब्बत, और ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वो यहाँ पड़ती है, इस तरह से आपका पड़ती है, तो ये पूरब तो हो ही नहीं सकता, तो इसे चाहे पूर्वी पार्श्व भाग बनाती है, तो ये गलत हो जा रहा है। बाकी सभी स्टेटमेंट सही हैं, जैसे कह रहा है पश्चिमी सतपुड़ा नर्मदा और ताप्ती को पृथक करने का कार्य करती है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। फिर चौथा कह रहा है छोटा नागपुर पठार आद्य महाकल्पी ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से प्रकृतिस्थ है, तो ये बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा और चौथे का स्टेटमेंट जो भी होगा वो सही हो जाएगा, पहला, दूसरे और चौथे का स्टेटमेंट, पहले तीसरे का, सॉरी दोस्तों, पहले तीसरे और चौथे का स्टेटमेंट, तो पहले तीसरे और चौथे का स्टेटमेंट ये आपका करेक्ट है, दूसरा गलत था। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा लहाशा को लद्दाख से जोड़ता है, कौन सा दर्रा है दोस्तों जो लहाशा को लद्दाख से जोड़ता है, ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लहाशा पड़ता है आपका तिब्बत में, मैं ही बता दूं कौन सा दर्रा, यहाँ पूछ रहा है कौन सा दर्रा लहाशा यानी कि तिब्बत, ठीक है। तो आपका तिब्बत वाला हिस्सा जो पड़ेगा, ये तिब्बत ऐसे नहीं, ऐसे रहेगा, तिब्बत आधा ब रहेगा पहले, ठीक है, तिब्बत लहाशा जो पड़ता है वो तिब्बत में पड़ता है, ठीक है।
और कह रहा है कि एक दर्रा लहाशा को लद्दाख से जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा है जो लहाशा को लद्दाख से जोड़ता है? पहला कह रहा है लनकला दर्रा, दूसरा कह रहा है बुर्जिल दर्रा, तीसरा कह रहा है बाबूसर दर्रा, और चौथा कह रहा है खैबर दर्रा। तो इसमें आपका जान लीजिए लनकला दर्रा जो है यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, लनकला, ये दर्रा ऐसे स्पेस होना चाहिए यहाँ बीच में। लनकला दर्रा जो है आपका, लनकला दर्रा ये दोनों को जोड़ता है लहासा, ठीक है, तिब्बत की राजधानी लहासा को जोड़ता है किससे? आपके भारत से जोड़ता है, लद्दाख से जोड़ता है, भारत के लद्दाख से जोड़ता है, ठीक है। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा ये। अगला चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे दोस्तों कोई एक स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है, वो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला कह रहा है शिलांग पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का पुरातः सही है। पुरातः सही है मतलब यानी कि उसका हिस्सा है। तो बिल्कुल आप जानते हैं शिलांग का पठार यानी मेघालय वाला जो पठार है आपका, ये किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है ना। तो बिल्कुल सही जवाब है, आपको मैं यही बता दे रहा हूँ। अरावली पर्वत भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, इसमें तो कोई डाउट ही किसी नहीं बच्चे को नहीं होगा, बिल्कुल 100% सही है ये। फिर कह रहा है विंध्यन वलय पर्वतों के उदाहरण है। विंध्यन वलय पर्वतों, तो विंध्याचल जो है वलय पर्वतों का उदाहरण है? नहीं भाई, ये तो भरसोत पर्वत का उदाहरण है, ये गलत है। वलित पर्वत का उदाहरण हिमालय है, ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहे राजमहल उच्च भूमि लावा निक्षेप से निर्मित है। बिल्कुल राजमहल की उच्च भूमि जो है पूरा मालवा पठार के हिस्से के अंतर्गत आता ही आपका है। बिहार के पूर्वी हिस्से में देखेंगे आप, ये पड़ता है हिस्सा राजमहल की पहाड़ियाँ। तो उच्च भूमि लावा निक्षेप से निर्मित है, बिल्कुल सही है ये भी स्टेटमेंट। तो यहाँ पर केवल गलत है तीसरा आपका, तो जवाब आपका तीसरे का हो जाएगा, गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है? तो भारत का प्राचीनतम शैल समूह कौन सा है भाई? मैं बार बार इसका क्वेश्चन को बताया हूँ। अरावली तंत्र है, आर्कियन तंत्र है, फिर कुड़प्पा तंत्र है, विंध्यन तंत्र है। तो ये आपको बताना है। प्रश्न आपको ठीक ठाक मिल गया है प्रश्न, तो आपको बता देना है कि कौन सा है। देखिए आर्कियन युग में ही अरावली तंत्र रहा है। तो यहाँ पर सबसे प्राचीन, मैंने अभी बताया था, फिर मैं बता दे रहा हूँ, पहले प्रश्न में ही था आर्कियन युगीन सबसे प्राचीन है। फिर इसके बाद आपका धारवाड़ है, फिर आपका कुड़प्पा है, फिर आपका विंध्यन है, फिर आपका गोंडवाना है, गोंडवाना क्रम। तो सबसे प्राचीनतम शैल समूह क्या हो जाएगा? आर्कियन समूह की जो चट्टानें हैं वो आर्कियन, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ना होता तो अरावली आप कर देते, ठीक है, अरावली तंत्र कर देते आप, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों, हिमालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हिमालय के बारे में सही नहीं ये बताना है आपको। यह नए वलन पर्वत है। हिमालय क्या नया वलन पर्वत है? ये आपको बताना है। यंग फोल्ड माउंटेन जिसे कह सकते हैं आप इंग्लिश में, बिल्कुल सही है ये। तो नया वलित पर्वत तो है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है किसी को। इसमें भू आकृतिक चट्टानें हैं, इनमें भू आकृतिक चट्टानें हैं। तो भू आकृतिक चट्टानें हैं, इसमें भू अभिनतिक चट्टानें कह रहा है, सॉरी भू आकृतिक नहीं, सॉरी दोस्तों, इनमें भू अभिनतिक चट्टानें हैं। जी हाँ, भू अभिनतिक चट्टानें हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट ये भी है। फिर कह रहा है हिमालय के अग्रभ्रंश हिमालय को तिब्बत से अलग करते हैं। हिमालय के अग्रभ्रंश हिमालय को अलग करते हैं। और चौथा कह रहा है सिंधु और सतलज नदियां हिमालय के पर्वतीय पूर्ववर्ती अपवाह बनाती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ तीनों स्टेटमेंट यही आपको अग्रभ्रंश को तिब्बत से अलग करती हैं। यही जो हिमालय अग्रभ्रंश जो कह रहा है ये नहीं अलग करता है, बल्कि ये जो आपका हिस्सा बता रहा है ये हिमालय का अग्रभ्रंश होगा, शिवालिक पहाड़ी को हिमालय से अलग करेगी। तो ये गलत हो जाएगा। इसको अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें तो HFF के बारे में कह रहा है ये, यानी कि हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के बारे में बात कर रहा है। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट यानी कि आगे वाला हिस्सा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं अलग करेगा ना किसी को। हिमालय को कह रहा है कि हिमालय के बारे में कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो हिमालय के अगर भाग को तिब्बत से अलग करने की बात कर रहा है, तो ये कैसे HFF कैसे कर रहा है? हिमालयन फ्रंट फॉल्ट ये कह रहा है तिब्बत को अलग करने के लिए। जी नहीं, ये नहीं अलग करेगा, बल्कि इसकी जगह पर कौन अलग करेगा? अगर ऑप्शन होता तो ITSZ, ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं इंडस सांगपो सल्चर जोन। इंडस सांगपो, देखिए सांगपो की स्पेलिंग टी है, साइलेंट है, मैं लिख दे रहा हूँ स्पेलिंग, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इंडस IN
INDUS इंडस। सांगपो TSANGPO सांगपो। सल्चर की स्पेलिंग जो होगी SUT, सचर है ये, SUT है, SUTURE सचर जोन। तो जोन जान ही रहे हैं आप लोग, जोन, सचर जोन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ITSZ ये होगा अगर आपका, तो करेक्ट हो जाता। ये यहाँ पर HFF दे रहा है जो कि हिमालयन फ्रंट फॉल्ट्स दे रहा है, ये गलत आपका हो जा रहा है, यही गलत हो गया, बाकी सही है आपको। चलिए आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगला कह रहा है बोमडीला दर्रा कहाँ स्थित है। बोमडीला दर्रे के बारे में बताना है, बड़ा ही आसान प्रश्न है, जल्दी से जवाब दे दीजिए आप लोग। बोमडीला दर्रा कहाँ पर है, कह रहा है सिक्किम है, फिर कह रहा है हिमाचल प्रदेश, फिर कह रहा है, अच्छा 2 बार हिमाचल प्रदेश पढ़ के आए, तो यहाँ पर एक किसी को अरुणाचल प्रदेश कर लीजिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और फिर कह रहा है उत्तराखंड। ये 4 आपके दे रहे हैं, तो इसमें से किस में हो जाएगा आपको ये बताना है आपको। बोमडीला दर्रे के बारे में कह रहा है, तो बोमडीला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये जान लीजिए कि जो आपका बोमडीला दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास इसकी लोकेशन है, ठीक है। और ये तिब्बत की राजधानी जो है लहासा, ठीक है, लहासा को जोड़ता है, ठीक, लहासा को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा लहासा सॉरी तिब्बत नहीं, तिब्बत में लहासा पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश को लहासा या तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा था अभी लद्दाख के बारे में वहाँ देखा था, वो कौन सा दर्रा था, आप हमको कमेंट बॉक्स में याद हो तो तुरंत लिख करके भेज दीजिए, ठीक है। लहासा को जोड़ा था। और यहाँ पर बात कह रहा है कि बोमडीला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के, यानी कि अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है लहासा से, ठीक है। कौन सा दर्रा बोला, बोमडीला दर्रा दोस्तों, ठीक है। और आप जवाब हमको दे सकते हैं कि और कौन कौन से दर्रे यहाँ पर स्थित हैं, तो मैं आपको बता दूं, जिन नहीं बच्चे को पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। दिफू दर्रा यहाँ पर स्थित है, दिफू दर्रा। इसके अलावा जो है दिहांग दर्रा भी यहाँ पर है, दिहांग दर्रा है। और एक और है आपका पांगसाऊ दर्रा जो है, यह भी आपका यही पर स्थित है। तो कौन कौन सा होगा, पांगसाऊ हो गया और दिफू हो गया, ठीक है। और आपका फिर दिहांग दर्रा हो गया, दिफू और दिहांग, ठीक है, दिफू हो गया, दिहांग हो गया और बोमडीला। ये 4 दर्रे आपके अरुणाचल प्रदेश के, आपको मैंने अभी बता दिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बता देना है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है गारो पहाड़ियाँ मेघालय, कह रहा है गारो पहाड़ियाँ मेघालय, सुमेलित कौन नहीं है। दूसरा कह रहा है मिगिर पहाड़ियाँ असम। तीसरा कह रहा है कैमूर पहाड़ियाँ सिक्किम। चौथा कह रहा है पटकाई बूम पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बता देना है जवाब में फटाफट। तो देख लीजिए, गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित पड़ती हैं आपकी, मेघालय में हैं, ये बिल्कुल एकदम सही आपका जवाब दे रहा है। गारो खासो जयंतिया के बारे में सुना है, मेघालय में पड़ता है। मिकिर की पहाड़ियाँ असम कह रहा है, मिकिर की पहाड़ियाँ असम कार्बिलोंग पठार के अंतर्गत आती हैं, बिल्कुल सही है। मिकिर की पहाड़ियाँ असम के क्षेत्र से मिलती हैं, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कैमूर की पहाड़ियाँ जो आपकी पड़ती हैं कहाँ, ये सिक्किम में नहीं पड़ती बल्कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी वाले, विंध्य श्रेणी में बिहार वाला जो कैमूर प्रांत है ना, कैमूर हिल बिहार में पड़ता है, ठीक है। ये विंध्यन पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है। कौन, कैमूर विंध्यन पर्वत श्रेणी का हिस्सा है जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक। ये सिक्किम में नहीं पड़ता, तो यहाँ पर होना चाहिए था बिहार, जो कि नहीं है, इस नाते गलत हो गया आपका। फिर कह रहा है पटकाई बूम के बारे में बता रहा है, ठीक है। पटकाई बूम यहाँ पे कह रहा है कि पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल हैं, सही है, ये आपका सही है। तो गलत आपका, वही आपको पूछना था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो एक सुमेलित आपका नहीं था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, हिमालय की मुख्य चोटियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ऊंचाई से उच्च नहीं होना चाहिए शब्द, यहाँ पे गलत है दोस्तों, उच्च से निम्न, हाँ सही है, ठीक है। हिमालय की मुख्य चोटियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें उच्च से निम्न ऊंचाई के क्रम में
व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर बताना है क्या, उच्च से निम्न, यानी ऊंचा कौन है सबसे ज़्यादा, फिर नीचा कौन है। यहाँ पे देखिए कंचनजंगा है, नंगा देवी है, नंदा देवी है और धौलागिरी है। तो ये बताना है क्रम में। फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों। सबसे ऊंचाई पे कौन होगा आपका, सबसे ऊंचाई पर होगा आपका कंचनजंगा, ठीक है, नंबर 1 पे कंचनजंगा होगा। अब आया नंगा देवी, नंदा देवी, धौलाधर। ये जान लीजिए दोनों अलग अलग पर्वत है, नंगा पर्वत और नंदा देवी दोनों अलग हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका धौलाधर हो जाएगा, तीसरे नंबर पर नंगा हो जाएगा, चौथे नंबर पर नंदा देवी का क्रम आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आपका क्रम ये बन जाएगा आपका, जो मैंने आपको बता दिया। और ऊंचाई भी मैं आपको बता दूं यहीं पर कि कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो आपकी पड़ती है 8,598 मीटर, सॉरी यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, कंचनजंगा की 8,598 मीटर है। ये आपकी कहाँ की, कंचनजंगा की है। फिर दूसरा मैंने बताया आपको धौलाधर की ऊंचाई है 8172 मीटर, 8172 मीटर। तीसरे नंबर पे मैंने बताया नंगा पर्वत के बारे में, नंगा पर्वत 8126 है, 8126 मीटर है। और सबसे लास्ट नंदा देवी मैंने बताया आपको, नंदा देवी की 7817 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है, 1817 मीटर, सॉरी 7817 मीटर है, यानी 7817 मीटर, ठीक है। तो ये आपकी पूरी तरह से एक क्रम बन जाएगा। अब यहाँ पे कूट में शायद दिया होगा आपको, तो कूट के आधार पे बता दीजिए कूट में कौन सा है। नंबर 1 पर कौन सा आपका यहाँ पे क्रम था, कंचनजंगा, तो नंबर 1 वाला क्रम जो है देख लीजिए। फिर दूसरे नंबर पे आपका कौन सा था, धौलाधर, यानी कि 1 और 4 का ऑप्शन जिसमें दिया वही आपका आंसर, 1 और 4 का यही ऑप्शन दिया, यही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए 1, 2, 3 और 4 इस तरह से होना चाहिए था, तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है पहला। अगला प्रश्न है दोस्तों 27 नंबर का, ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में अवस्थित है। तो ये क्या सही है या गलत है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। दूसरा कह रहा है बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के पूर्व में स्थित है। तो बताइए जवाब फटाफट। पहला तो देखिए स्टेटमेंट जो दे रहा है बिल्कुल करेक्ट है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही। फिर कह रहा है बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर दूर स्थित है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन कह रहा है पूर्व में स्थित है, ये गलत हो गया। ये निकोबार के पूर्व में नहीं है बल्कि उत्तर में होता है दोस्तों। तो उत्तर होता तो सही ऑप्शन जाता, उत्तर ना होने के नाते ये गलत हो जाएगा, यानी पहला सही दूसरा गलत हो जाएगा आपका। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है, तो पहला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यही आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न आपका आ गया है। इसमें कह रहा है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। ये आपको बताना है कि क्या हिमालय आपका केवल और केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा कह रहा है आपका कि पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो ये क्या सही है स्टेटमेंट आपका, देखना है आपको, बताना क्या है इसमें से कि विकल्पों में से कौन से सही विकल्प हैं, ये आपको जवाब देने हैं, ठीक है दोस्तों। तीसरा कह रहा है पुलिकट झील 2 राज्यों में फैली हुई है। तो इसमें से बताइए फटाफट कौन सा आपका ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो ज़रा देख लीजिए कि हिमालय क्या 5 राज्यों में ही केवल फैला हुआ है। तो ज़रा बताइएगा आप लोग हिमालय किन किन राज्यों में फैला हुआ है। एक क्रम से अगर आप देखते हैं तो देखिए पहले क्या है, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक, सिक्किम हो जाएगा। फिर इसके बाद में पश्चिम बंगाल का हिस्सा आपका भी आ जाता है, पश्चिम बंगाल भी आपका आ जाएगा। फिर आपका पूरा आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, वैसे ही ज़्यादा हो गया, 5 से ज़्यादा राज्य यहीं पर हो गए। अरुणाचल प्रदेश तक का हिस्सा आपका आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका ये गलत हो जा रहा है यहाँ पर, ये स्टेटमेंट 6 होता तो चला जाता, नहीं होने के कारण से गलत हो जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, 5 राज्यों वाली कंडीशन गलत हो गई। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो ज़रा देखिए पश्चिमी घाट जो शुरू होता है गुजरात से शुरू हो जाता है दोस्तों, गुजरात है, फिर दूसरे नंबर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर गोवा है, फिर आपका कर्नाटका है, फिर आपका 5वें नंबर पे आपका केरल है और 6ठे नंबर पर आपका तमिलनाडु है। तो 6 राज्य हो गए। यहाँ पर कह रहा है 5 राज्यों से उठता है, तो ये भी गलत हो गया। पुलिकट झील जो है 2 राज्यों में है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो 2 राज्यों में है, ये सही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन केवल सही होगा, बाकी सभी गलत होंगे। तो तीसरे का ऑप्शन कहाँ दे रहा है, 2 नंबर पर दे रहा है, यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 29 नंबर का। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। तो ज़रा बता दीजिए फटाफट। ये भी एग्जाम आयोग में प्रश्न पूछा गया है कि कौन ग्रेट निकोबार के
अंडमान निकोबार का जो निचला हिस्सा है ग्रेट निकोबार, उससे नीचे का जो है मतलब कौन सबसे नज़दीक पड़ता है, तो कह रहा है सुमात्रा, फिर कह रहा है जावा, बोर्नियो, श्रीलंका। तो ज़रा देख लीजिएगा, ये जो आपका अंडमान निकोबार है, यहाँ निकोबार जो सबसे लास्ट में है आपका, इससे नज़दीक कौन है, तो यहाँ सुमात्रा होता है दोस्तों, बोर्नियो यहाँ पर है, जावा यहाँ पर है आपका, और श्रीलंका यहाँ पर आपका है, ये है। तो देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा पहली बार बोर्नियो तो हो ही नहीं सकता है, फिर उसके बाद जावा हो ही नहीं सकता है, अगर बचा आप सुमात्रा और आपका, अगर मैं आपको गैस पे कह रहा हूँ, जिनको किलोमीटर की दूरी पता है वो उनके लिए बहुत बेहतर चीज़ है, वो जवाब दे लेंगे। अब बचता है आपका यहाँ पर कौन कौन सा, श्रीलंका बचता है और सुमात्रा बचता है। तो यहाँ से जो दूरी के बात करेंगे अगर हम, तो जो सुमात्रा की जो दूरी है यहाँ से वो 1198 किलोमीटर है, 1198 किलोमीटर है ये दूरी है, और श्रीलंका की दूरी जो दोस्तों है वो 1436 किलोमीटर की है। तो ये ज़्यादा दूरी हो जा रही है श्रीलंका, तो यहाँ पर होगा सुमात्रा हो जाएगा। इसके बाद की और दूरी मैं आपको बता दूँ, अगर बोर्नियो की बात करेंगे तो ये है 2401 किलोमीटर की दूरी पर है, 2401 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहीं अगर बात करते हैं जावा की तो 2490 किलोमीटर है, 2490 किलोमीटर है जावा की दूरी। कहाँ से, निकोबार से सारी बातें हुई हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा क्या, सुमात्रा। चलिए, और आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, उम्मीद है कि ये आपको समझ में सेगमेंट आया होगा। आइए प्रश्न को देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न को, कि क्या ये पूछ रहा है हमसे। कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, फिर कह रहा है कार्डमम पहाड़ियाँ, कोरोमंडल तट, यानी आपको सुमेलित करना है यहाँ पर, और सुमेलित करके बताना है कि कौन कौन से सही हैं, क्या सभी सही हैं या कुछ गलत है इसमें, ठीक है। तो कार्डमम की पहाड़ियाँ, कोरोमंडल तट, ये क्या सही है आपका, कार्डमम की पहाड़ियाँ, कोरोमंडल तट, स्टेटमेंट में आपको देख करके बताना है। तो देखिए, ये कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, ये कोरोमंडल तट किसके तट को कहते हैं, आप जानते हैं ना, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल का तट कहते हैं, जबकि ये इसका हिस्सा नहीं है दोस्तों, कोरोमंडल तट का हिस्सा नहीं है ये, बल्कि पड़ता है आपका कार्डमम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट की जो है ना, मालाबार तट, यानी केरल के तट को आप ले सकते हैं, तो मालाबार तट का हिस्सा पड़ता है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कैमूर की पहाड़ियाँ, ठीक है, कैमूर की पहाड़ियों के बारे में कोंकण कह रहा है। अरे भाई, कैमूर की पहाड़ियाँ यहाँ कहाँ तो पड़ रही हैं, आपकी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में आपकी कहानियाँ पड़ रही हैं, कैमूर की पहाड़ियाँ, ठीक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार वाले हिस्से में इसका आता है, मतलब मूल रूप से मध्य प्रदेश आप कहिए इसको, कैमूर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश वाले हिस्से में आएंगी, मध्य प्रदेश, तो ये आपका बिल्कुल नहीं हो जाएगा, ठीक है। और ये मालाबार, यहाँ पर इसको कहिएगा मालाबार तट, मालाबार तट पे, यानी तमिलनाडु, सॉरी केरल का जो तट है मालाबार तट है। यहाँ पर कोरोमंडल जो कि कह रहा है तमिलनाडु का तट, जो कि गलत है, यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे कार्डमम जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं वो कोंकण तट होगा, ये गलत है, कोंकण तट गलत है, मध्य प्रदेश होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब कोंकण तट जाते हैं, कर्नाटक के तट को कोंकण तट कहते हैं, तो ये गलत हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर कह रहा है महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल सुमेलित है। मिकिर की पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत, जी हाँ बिल्कुल सही है। मिकिर की पहाड़ियाँ जो है पूर्वोत्तर भारत में आपकी पड़ती हैं, असम राज्य में। काजीरंगा नेशनल पार्क जो आपका पड़ता है कि दक्षिण में कई पहाड़ियों का एक समूह है, ठीक है। कार्बी आंगलोंग पठार के ही ये एक भाग है मैं कैमूर की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो इस तरह से आपका दूसरा, तीसरा और चौथा ही केवल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरे चौथे का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ये आपका यहाँ पर नंबरिंग त्रुटिपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। तो तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों 30 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ आपको नया जानने को मिला होगा। दोस्तों इसी तरह से खूब मेहनत करते रहिए और अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। हम लोग नए नए पूरी सीरीज के साथ आपके पास प्रश्नों की संख्या को लेके आ रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाला है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, खूब मेहनत करिए। जय हिंद।